आज दोस्तों हम बात करेंगे एनिमल किलिंग की। 100 बिलियन, 100 बिलियन, 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़, लाखों करोड़ जानवरों को हर साल मारा जाता है। सारे फिश से लेकर, चिकन से लेकर, बीफ से लेकर। देख के दिल दहलता है दोस्तों। भाई हम वेजिटेरियन हैं और मैं कभी ये नहीं कहता हूँ, थोपिए मत किसी को कि आप कोई अगर नॉनवेज खाता है तो ऐसा थोड़ी ना कि आप उसको थोपेंगे कि नहीं वेज खाओ। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हो सके तो आप जीव हत्या ना करें अगर आपके बस में है तो। अब कुछ लोग कहते हैं कट गया है तो खा लेते हैं, वो भी ना करें, पाप के भागीदार ना हो। डिमांड है तो सप्लाई है, लेकिन थोपना नहीं है। ठीक है, देखिए चॉइसेस हैं, फूड चॉइसेस आपकी अपनी है। आपको जो सही लगता है आप वो करें, आपको जो सही लगता है वो खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इस पर भी नज़र डाल रहे हैं। एनिमल प्रोटीन की डिमांड जो है, ग्लोबल डिमांड, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये एक बहुत ही शानदार एनालिसिस होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत अच्छा आर्टिकल छपा है। अब डिमांड जो है वो मीट और फिश प्रोडक्शन से मीट कर रहे हैं। देखिए क्योंकि डिमांड है, डिमांड बहुत ज़्यादा है मीट की, इसलिए सप्लाई है। अगर आप दुनिया में देखो तो 70 से 80% लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, 20% लोग वेज है, जिसमें सबसे ज़्यादा भारत में है। लेकिन ये नॉन वेज हमको बर्बाद कर रहा है, हेल्थ वाइज भी और क्लाइमेट वाइज भी। हमारा आधे से ज़्यादा ज़मीन जो है वो इनके लिए जा रही है। जीव हत्या तो हो ही रही है, जस्ट बिकॉज कि इनके पास आवाज़ नहीं है, ये बोल नहीं सकते, तो हम इनको काट रहे हैं। तो ऐसे तो भाई इंसानों को भी कर दो, इंसानों की ज़बान काट के, या जितने भी गूंगे लोग हैं उनको फिर, तो ऐसे तो चलेगा नहीं, ये तो इंसानियत के खिलाफ है। तो एनिमल फार्मिंग जो है इस समय इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो थर्ड जितना भी 1/3, 30%, 33% जो लैंड है ना, इट इज़ यूज्ड फॉर रेजिंग लाइफ स्टॉक, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशंस यही करते हैं, मीट प्रोडक्शन से होता है। समझ रहे हो? जो ये लाइफ स्टॉक जो हमारे मवेशी हैं या जो ये खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, बहुत भयानक कार्बन एमिशंस जो हैं इससे रिलीज होते हैं। मीथेन इससे रिलीज होती है, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती है। 60% जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये फूड प्रोडक्शन से आ रही है। ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि कार्बन कम करना चाहिए, कार्बन से बिजली मत बनाओ, हम कहते हैं कि गाड़ियां जो है वो कार्बन से मत चलाओ, लेकिन इसकी बात कौन करेगा? इसकी बात कोई इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यमी है, जीभ में मीट लग गया है तो खाओ धमाधम। अब आप देख लीजिए, 9 लाख गाय काटी जा रही हैं, 14 लाख गोट्स काटी जा रही हैं, बकरियां, 17 लाख शीप, भेड़ काटी जा रही हैं, 38 लाख पिग्स, सूअर काटे जा रहे हैं, 12 मिलियन, लगभग 1 करोड़ 20 लाख डक्स, बत्तख काटी जा रही हैं। और चिकन की तो हम क्या ही बात करें, 2 करोड़ 20 लाख चिकन्स काटे जा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये डेली हो रहा है ह्यूमन कंजप्शंस के लिए। ये 2021 का FAO का डेटा है। ठीक है, तो कट रहा है। चाइना में तो सब कुछ खा लेता है। चाइना में कोविड क्यों आया? जानवर की वजह से तो आया। जानवर में भी बहुत सारे, जितनी भी खतरनाक बीमारी, स्वाइन फ्लू हो गया, ये फीवर हो गया, स्वाइन फीवर हो गया, जितनी भी खतरनाक बीमारियां हैं ना, ये जानवरों से ही हम में आई। एड्स कहाँ से आया है? तो अगर आप देखोगे ना तो जो डेडली वायरसेस हैं वो जानवरों से ही इंसान में आए हैं। फिश, मछली, लगभग वही 2 करोड़ के आसपास डेली मछलियों को पकड़ा जाता है। बताइए, वेल हंटिंग, आइसलैंड में वेल हंटिंग शुरू कर दी, जापान में वेलों को मारा जा रहा है, कुछ बचा ही नहीं है। इंसान अपने आप को बहुत ऊपर दिखाता है और ठीक भी हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि हमको लगता है कि हम ऐसी की तैसे, अबे तुम कुछ नहीं हो, भाई औकात कुछ नहीं है। अभी देखो बारिश आने वाली है, बाढ़ आएगी, कितने लोग मरेंगे। ऐसे बस ऐसे चुटकी बजाएगी नेचर, थैनोस की तरह मिट जाओगे तुम। तो वही बता रहे, जो फिश स्टॉक्स है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन है, ये टन्स में रिपोर्ट होता है। और फिश की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मछलियाँ मारी जाती हैं। अब देखिए बहुत जगह पे ये है ना कि भाई हम क्या करें। अब भाई अब जैसे अब अगर आप गल्फ कंट्रीज को देखो तो वहाँ पे मीट ज़्यादा, क्योंकि वहाँ खेती नहीं हो सकती, अब इंसान को तो सर्वाइव करना ही है, तो वहाँ पे कैटल्स को मारा जाता है, खाया जाता है। कहीं पे आपके पास चॉइस नहीं, जो कि ठीक है, फेयर इनफ, लेकिन जहाँ पे चॉइस है वहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है,
कहीं कहीं पे देयर इज नो चॉइस कि आपको वो करना ही करना है, क्योंकि वो लैंड पे नहीं हो सकती खेती। लेकिन जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं उतना तो अच्छा होगा हमारे लिए। लेकिन फूड हैबिट्स को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, सबसे ज्यादा मुश्किल। तभी कहते हैं ना, वेट लॉस, डाइटिंग इतना आसान नहीं होता है। फूड हैबिट्स को चेंज करना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब आप ये देखिए कि 100 बिलियन, मतलब 1 लाख करोड़ के करीब जो फार्म्ड एनिमल्स हैं, ये ह्यूमन कंजप्शंस के लिए मारे जा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि मीट किया जा सके डिमांड को। अब ये जो नंबर्स है दे आर आई ओपनर्स। तो एक संघार चल रहा है, भले ही ये जानवरों का संघार चल रहा है, मास किलिंग्स हो रही है। हम इंसानों के बारे में बोलते हैं, लेकिन यहाँ जानवरों को मारा जा रहा है, ठीक है ना। अब कहते हैं, कई बार होता है, जैसे अगर मान लो बहुत सारे त्योहारों में, सिर्फ देखिए एक पर्टिकुलर त्योहार में नहीं, जैसे मुस्लिम से यार हिंदुओं में भी कई जगह जो है वो बलि दी जाती है ना। ये सही नहीं है। कुछ कहते हैं कि कटने के लिए आ रहे हैं। मैं देखिए ऐसे कैसे हो सकता है? अगर कोई मान लीजिए कि कोई जानवर कटने के लिए आता है ना, तो वो भागेगा नहीं, ठीक है। अगर आप किसी भी जानवर को मारो ना, उसका पहला रिएक्शन भागने वाला होगा। उसको पता है उसकी जान खतरे में है, वो भागता है अपनी जान बचा के। तो 70% जो बर्ड्स का बायोमास है वो पोल्ट्री लाइव स्टॉक है। वाइल्ड बर्ड्स और पोल्ट्री में 3:1 का रेशियो है, आप समझ सकते हो। मैमल्स के लिए और बुरी हालत है। 95% जो ग्लोबल मैमल बायोमास है, एक्सक्लूडिंग ह्यूमंस को हटा दें, दैट इज मतलब 90%, जो मतलब अगर आप ह्यूमंस को हटा दें तो मैमल्स का बायोमास है, ठीक है ना। तो ये जो लाइव स्टॉक है वाइल्ड मैमल्स, ये 15:1 से आउटवे करता है। तो दैट इज क्वाइट एक ऐसा नंबर है जो सुन के भी दहशत हो रही है। तो अब क्या है कि मीट चाहिए, मीट चाहिए। ग्लोबल पॉपुलेशन फार्म्ड एनिमल्स की क्लाइमेट चेंज के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जितना ज्यादा आप मीट खाओगे उतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होंगी, उतना ज्यादा, क्योंकि मैंने बताया ना डिमांड और सप्लाई अब तो ग्लोबल चेंज आ गई है, ठीक है। कई त्योहारों पे भी जो है वो मीट बटता है, कटता है, तो दिक्कतें हैं। 45% जो वर्ल्ड्स हैबिटेबल लैंड है दैट इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। हैबिटेबल लैंड आप समझ सकते हो ना, कि आधा जो आपका आधी जमीन है, वैसे भी 70% पानी है, 30% जमीन है, उसमें से 45% जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। अब आपको बता दो कि इस पे खाली 1/3 15% पे ही क्रॉप्स पे यूज होता है, बाकी पूरा ग्रेजिंग लैंड है। क्योंकि भाई इन जानवरों को भी तो पालना है ना। बीफ की जो गाय होती हैं, जो आप देखते हो ना बीफ, तो इस मवेशी जो है इनकी बहुत डिमांड है बाहर, अमेरिका में, यूरोप में, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में तो आपको मिलेगा ही नहीं, मतलब आप वेज ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। तो ग्रेजिंग लैंड के लिए ये यूज होता है, सबको पता है, ठीक है ना। क्योंकि भाई इनको पालना है, तो पालने के लिए तो है। तो अब हाफ ऑफ द क्रॉपलैंड जो है, जो आधा 50% क्रॉपलैंड, ये सिर्फ क्रॉप्स के लिए यूज होता है जो ह्यूमंस कंज्यूम होते हैं। अब अगर आप इसको 100% कर दो तो काफी हद तक फूड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और बाकी हाफ जो है वो एनिमल फीड के लिए, ठीक है, मतलब जो जानवर हम पाल रहे हैं वही ग्रेजिंग लैंड के लिए, उनको फीड करने के लिए और बायोफ्यूल्स के लिए। तो जो मेजॉरिटी पूरी दुनिया में जो क्रॉपलैंड है वो, उस पर क्रॉप उगाए जा सकते हैं, बट उसको लाइव स्टॉक के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। और एनिमल फीड एक मोनोकल्चर क्रॉप है, आपको पता है ना, कि उसमें वही आप चारा जो है वो डालोगे। मोनोकल्चर क्रॉप है, जिसकी वजह से सॉइल खराब हो जाती है। आप किसी जमीन पर अगर आप खेती कर रहे हो तो वो जमीन और फर्टाइल हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसी पे ये एनिमल फीड करवा रहे हो तो वो सॉइल का डिग्रेडेशन होना ही होना है, क्योंकि उस पर और कुछ उग नहीं सकता है। दैट इज अ मोनोकल्चर क्रॉप। तो एक तरीके से लैंड के डिग्रेडेशन के लिए भी, सॉइल के डिग्रेडेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब डिजीज की अगर बात करते हैं तो ये किसी से छुपा नहीं है कि जितने भी खतरनाक बीमारियां हैं वो जानवरों से इंसान में आई हैं। अब देखिए चिकन, भाई देखा बर्ड फ्लू है ना, काउस, पिग्स फेस, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, एनिमल्स जो हैं वो उनको ठूसा जा रहा है। अगर आप पता है क्या कि आप तो कटा हुआ खाते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार आप जाओ और जहां पे ये कटते हैं, कसाई काटते हैं इनको, या जहां पे ये पैक रहते हैं, जहां पे ये बंद किया जाता है, ठीक है, मीट प्रोसेसिंग जहां पे होती है, एक बार बस उसका दौरा कर लो, अगले दिन से खाना छोड़ दोगे, ठीक है। अगले दिन से ऐसी रिस्पेक्ट आ जाएगी कि भाई हो क्या रहा है। तो अनहाइजीनिक कंडीशंस है, क्रैम्ड एकदम फंसे हुए हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। तो अब क्या है कि एपिडेमिक्स का, वायरसेस का बहुत बड़ा खतरा है फैलने का, और इसी से ही वायरस फैलते हैं।
अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो कि सुअरों से आया था, अब उसमें कम से कम हर चौथे सुअर को मार दिया गया था। ठीक है, 2018 में इसको डिटेक्ट किया गया था। 100% फेटिलिटी रेट था। अगर आपको स्वाइन फीवर हो गया, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, तो आप मरोगे ही मरोगे, आपको कोई बचा नहीं सकता। कोविड देखा कहां से आया है? जो वेट मार्केट चाइना का है, कुछ भी खा लेते हैं, सांप बिच्छू न्योला सब खा लेते हैं। ठीक है, तो वहां से जो वेट मार्केट के चाइना से आया है कोविड। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं। 2023 एफएओ की आउटलुक रिपोर्ट की बात करें तो जो ग्लोबल इंपैक्ट है अफ्रीकन स्वाइन फीवर का, उसकी वजह से पोर्क, जो सुअरों का मांस है ना, उसमें डिप हमको देखने को मिला है। ठीक है ना, तो यही होता ही है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगला पॉइंट। भाई एंटीबायोटिक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि इनको मरने नहीं देना है। नेचुरल प्रोसेस क्या है कि अगर जानवर जो है वो मरते नेचुरली मर जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे एंटीबायोटिक दे के उनको बचाया जाता है। अब ये जो लाइव स्टॉक फार्मिंग में एंटीबायोटिक यूज होता है, स्पेशली पोल्ट्री में, चिकन इकन को बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स दी जाती है। और आपको बता दो कि इनको मॉडिफाई किया जाता है इंजेक्शन दे के, इनकी चोंच काट दी जाती है, बहुत बुरी हालत है। ठीक है ना, और इसमें याद रखिएगा डेयरी फार्मिंग भी आता है। जो दूध दही होता है ना, वो भी बहुत डेंजरस है। उसको भी अगर आप देख लोगे ना तो वो भी परेशान हो जाओगे। जिस तरीके से दूध निकाला जाता है, पकड़ के गाय को लाया, जब बछड़े को अलग कर दिया जाता है, जबरदस्ती रिप्रोड्यूस। हमारी गाय माता का मतलब मैं क्या ही बताऊं कि जबरदस्ती, क्योंकि जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होगी तब तक वो दूध नहीं देंगी। ठीक है, तो वो भी एक बहुत दर्दनाक प्रोसेस है, उसको भी एथिकल करिए। इसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाता है। अब एनिमल्स जो हैं वही है कि ग्रोथ और इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। अब इतना ज्यादा अगर एंटीबायोटिक का यूज होगा तो जो बैक्टीरिया है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है, ये आसानी से पनप जाएंगे, फैल जाएंगे। अब ये जो है, इन जब लाइव स्टॉक को हम खाएंगे, इन जानवरों को हम खाएंगे, तो यही बैक्टीरिया हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, और हमारे अंदर भी वही कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे जो इनके पास है। ठीक है, तो इसीलिए जो लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स है वो हमको बीमार कर देंगे। आप देख सकते हैं कि जो ग्रोथ हुई है ये इस समय कहां पे खड़ी हुई है। ये इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडिया हो गया, और चिली में तो बहुत ही, चाइना में तो बहुत ज्यादा। तो ये ग्रोथ है, राइट, ये ग्रोथ रेट है, ये गार्जियन से हमने लिया है। फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज, सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज जो है, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज यही मीट प्रोडक्शन से ही आती है। ठीक है, तो अगर आप फार्मिंग्स की बात करें तो एक्सट्रीम्स, वेदर एक्सट्रीम्स हमको देखने को मिलते हैं। एनिमल्स की बात करें, देखिए जो एनिमल्स हैं जिनको हम लाइव स्टॉक या पोल्ट्री में रखते हैं, ठीक है, उनको जो भी हम देते हैं, ठीक है, उससे ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। साथ ही साथ फ्रीक स्टॉर्म्स, फ्लड्स, फॉरेस्ट बर्न्स की वजह से कई लाइव स्टॉक्स जो है वो मर जाते हैं। जैसे ईस्ट अफ्रीका में जून में भयानक फ्लड्स आए, इतनी बारिश हुई, इंसान अपने आप को तो बचा नहीं पाया, तो यहां पे जानवरों को क्या बचा पाएगा। 10,000 फार्म एनिमल्स जो है वो मर गए। फ्लड्स जो हैं कई बार रिवर और लेक्स और पॉन्ड्स को कंटामिनेट कर देते हैं। ठीक है, अब वहां पे फिश रहती है, वो मर जाती हैं, जिसकी वजह से फूड क्राइसिस का क्रिएट हो गया। देखिए एक चीज आप समझिए, हम इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकते। मैंने क्या बताया कि आप एक फील्ड को, ठीक है, आप उसमें, क्योंकि आप खेती कर सकते हो, आप बार बार उस लैंड को यूज कर सकते हो, और गेहूं हो गया, जवार हो गया, ये सारी चीजें जो क्रॉप्स है उसको निकाल सकते हो। लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है। एनिमल्स जो है ना वो लिमिटेड क्वांटिटी में, वो मर गए तो मर गए। एक फूड क्राइसिस का, अगर आप ओवर डिपेंडेंस हो जाओगे तो एक फूड क्राइसिस का भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे खेती तो आ जाएगी, आपको 3, 4, 5, 6 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा, उसको आप उसी लैंड को आप यूज कर सकते हो और अच्छे से यूज कर सकते हो, और ये बहुत लोगों के लिए होगा। ठीक है, लेकिन अगर उसी लैंड पे आप क्या करोगे, जानवरों को आप रखोगे, जानवरों को ही पालोगे और जब जानवरों के ऊपर डिपेंड रहोगे, एक बीमारी सारे जानवर खत्म, फिर तो बहुत बड़ी फूड क्राइसिस हो जाएगी। यही हमको देखने को मिल रहा है। और जैसा कि हमने बताया कि ग्रीन हाउस गैसेज जो है, जो लाइव स्टॉक से डाइजेशन होता है ना, मीथेन से लेकर बहुत कुछ, मैनवोर जो होता है वो भी सब ऑर्गेनिक होता है, तो हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे बीफ है, बीफ लार्जेस्ट एमिशन, जितना बड़ा जानवर होगा ना उतना ज्यादा एमिशन होगा ये ग्रीन हाउस गैसेज का। ठीक है ना, उसके बाद लैम्ब हो गया, पोर्क हो गया, चिकन हो गया, एग्स और फिश हो गया। 26% जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो इसी फूड ग्रेन, पल्सेस, डेयरी मिल्क, डेयरी मीट जो है इन सब से आती है, राइट। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा एमिशन जो है ये बीफ कैटल करती है, वही जो हमारे मवेशी होते हैं, ठीक है, गाय भैंस। फिर डेयरी कैटल से 2128 मिलियन टन्स, पिग्स, फिर बफेलो, फिर चिकन, बाकी और चीजें, राइट। तो ये चीज साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट बोलते हैं कि भाई देखिए क्लाइमेट चेंज की अगर बात करते हैं तो हम सारी चीजों पे बोलते हैं लेकिन इन पे नहीं बोलते हैं,
क्योंकि ये हर किसी को चाहिए। एवरीवन वांट्स दिस, हर किसी को मीट चाहिए, अपनी जीभ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। और क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इस पे चल रही हैं, ठीक है ना, KFC से लेकर मैकडी से लेकर चिकन बर्गर, हैम बर्गर, बीफ बर्गर, हर जगह जो है वो डाला जा रहा है। कितने रेस्टोरेंट्स जो है वो चल रहा है, बिरयानी में चिकन डाल दो, बीफ डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो। तो क्या है ना कि बहुत मुश्किल होगा चेंज। अगर आज के आज हम बैन कर दें तो भाई क्रांति हो जाएगी, विद्रोह हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है, इतना आसान नहीं है, बट हमको कुछ तो करना पड़ेगा, धीमे धीमे हमको चेंज लाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशंस क्या है कि सबसे पहले तो अपनी फूड चॉइसेस बदलिए। वेजिटेरियन जो है इज दी वे फॉरवर्ड। अब आप देखिए कि हर जगह हीट वेव का अलर्ट है, कई खेत तबाह हो रहे हैं, कहीं इतनी बारिश हो रही है। तो ये सब इसीलिए है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। और इसमें जो ये मीट प्रोडक्शन है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्लाइमेट चेंज के लिए। बेस्ट वे क्या है, हम एलिमिनेट कर दें, ठीक है, जो भी वेस्ट है उसको एलिमिनेट कर दें। मीट पूरी तरीके से हम इसको कोशिश करें कि मीट की, चलिए अगर हम इसको पूरा खत्म नहीं कर सकते तो कम ही कर दें, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कम मीट खाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मीट का अल्टरनेटिव देख लें, ठीक है। स्वाद ही तो मैटर करता है ना। तो कुछ ऐसे मसाले जैसे मीट मसाले आते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, 19-20 का फ़र्क होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा अल्टरनेटिव आ गया तो बढ़िया है। फिर उसके बाद वही है कि लैब ग्रोन मीट से तो बेटर है कि हम कम ही मीट खाएं, क्योंकि लैब में भी मीट जो है वो उगाया जाता है। प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि इससे बीमारियां भी होती हैं, है ना। मीट खाने से ना, ऐसा नहीं कि सब बढ़िया है, मीट खाने से आपको बीमारियां भी होंगी। फैट होता है वो, समझिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करता है। इन ह्यूमन ट्रीटमेंट, मैंने बताया ना कि एक बार आप बस चले जाइए जहाँ पे इन एनिमल्स को रखा जाता है, आपकी आंखें खुल जाएंगी। टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स का यूज होता है एनिमल फूड को ग्रो करने के लिए। एनिमल उसको खाते हैं और आप एनिमल को खाते हैं। उसके बाद प्रोन टू डिजीज, बीमारी भी लग सकती हैं। बर्ड फ्लू में बोला था ना, हालांकि बर्ड फ्लू आप पका के खाओगे तब तो नहीं, लेकिन अगर आप क्लोज कांटेक्ट में हो तो बीमारी भी लग सकती है। और उसके बाद जैसा कि हमने बताया कि आधे से ज्यादा लैंड तो इसीलिए यूज होता है, डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि पेड़ों को काटना पड़ता है, ग्रेजिंग लैंड बनाना पड़ता है इन जानवरों के लिए। और उसके बाद वाटर, पानी की क्राइसिस, क्योंकि ये आप एक पूरी कैटल फार्मिंग कर रहे हैं। अब कैटल फार्मिंग आपको पैदा करना है, बहुत सारा पैदा करना, नेचुरली इतना पैदा होंगे ही नहीं जानवर, लेकिन आप जबरदस्ती पैदा कर रहे हो। तो आप पानी भी, खूब सारे पानी भी तो वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये भी तो देखो, और ऑलरेडी एक वाटर क्राइसिस खड़ी हुई है। उसके बाद सेल्यूलर एग्रीकल्चर की बात करें तो ये एक और इंजीनियरिंग है जिसमें फार्मिंग सेल्स का यूज किया जाता है, इनको ग्रो किया जाता है कि रिसर्च लैब्स के अंडर जो है वो ग्रो किया जाए, लैब्स में ग्रो किया जाए। लेकिन फिर भी दोस्तों ये इतना आसान नहीं है, चीज़ें खतरनाक हैं। लैब से आप ग्रो कर रहे हैं बट इसके भी नुकसान है। तो बेस्ट यही कि हम अपनी फूड चॉइसेस बदलें। ये लेक्चर